हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट के कुछ टॉपिक्स को, लाइक मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, व्हाट मैटर्स कैन बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन, पार्टीज हु मे रेफर टू आर्बिट्रेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ आर्बिट्रेटर। चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इन सभी टॉपिक को कवर करने के लिए। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है। जब दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, मतलब कि कोई विवाद हो जाए, तो क्या जरूरी होता है कि एक न्यूट्रल पार्टी आए और वो न्यूट्रल पार्टी उनके उस डिस्प्यूट को यानी कि विवाद को सॉल्व करे। ठीक है, बेसिकली आर्बिट्रेशन का क्या मतलब है, जब दो पार्टीज के बीच में किसी तरीके का कोई विवाद है, उसमें एक न्यूट्रल पार्टी आती है, थर्ड पार्टी आती है। न्यूट्रल पार्टी का मतलब कि जो दोनों ही पार्टी के लिए इंडिपेंडेंट हो, ना तो पहले नंबर पार्टी को वो जानता हो ना सेकंड नंबर पार्टी को वो जानता हो, उसका किसी तरीके से कोई कनेक्शन ना हो, बिल्कुल ही न्यूट्रल पार्टी हो, न्यूट्रल इंसान हो, वो आए और इस प्रॉब्लम को, इस विवाद को सॉल्व कर दे। ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में समझिए तो आर्बिट्रेशन का मतलब यही होता है। तो आर्बिट्रेशन एक तरीके से क्या है, एक एडीआर है। एडीआर मींस ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मतलब कि आप कोर्ट में ना जा करके आपके पास ये ऑल्टरनेटिव है कि आप अपने डिस्प्यूट को आउट द कोर्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आर्बिट्रेशन क्या है, एक एडीआर है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसका हेल्प लेकर के आप अपने डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं। मतलब डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो सकता है आउटसाइड द कोर्ट रूम, मतलब आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे इंडिया के अंदर क्या है ना, ऑलरेडी दुनिया भर के पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, आपका भी एक केस पेंडिंग पड़ जाएगा। तो कोर्ट के झमेले में और लंबे समय तक वेट करने के बजाय आप क्या करें, एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का सहारा ले लें, जो कि आपको कोर्ट के लफड़े में पड़ने से बचा ले और आपका जो डिस्प्यूट है वो भी सॉल्व हो जाए। तो ये जो ऑल्टरनेटिव होता है, ये क्या होता है, आर्बिट्रेशन होता है, जहां पे क्या है, जो पार्टीज होती हैं जिनके बीच डिस्प्यूट चल रहा होता है, उनके बीच एक न्यूट्रल पार्टी आता है और उनके डिस्प्यूट को सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो ये जो थर्ड पार्टी, जो न्यूट्रल पार्टी इस डिस्प्यूट को सॉल्व करता है ना, उनको हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं। तो अब ये जो आर्बिट्रेटर है ना, इसका जो डिसीजन होता है डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, वो दोनों ही पार्टी को बाइंड करता है। मतलब अगर इसने जो फाइनल डिसीजन दे दिया, जिसको कि हम आर्बिट्रेशन अवार्ड बोलते हैं, तो उससे दोनों ही पार्टी को बाइंड होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके अगेंस्ट आया तो आप बोल दोगे ना ना हम इनके बात को नहीं मानते। जैसे आप कोर्ट के फैसले को मानते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको आर्बिट्रेटर के फैसले को भी मानना पड़ेगा। बेसिकली आर्बिट्रेशन जो किया जाता है ना, वो क्यों किया जाता है, ताकि जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं डिस्प्यूट में, उनके टाइम को सेव किया जा सके और सारे रिसोर्सेज को भी सेव किया जा सके। आप लंबे समय तक इंतजार करते रहेंगे, तब तक आपका काम पेंडिंग पड़ा रहेगा। तो इन सब झमेलों से बचने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव तलाशते हैं लोग, जिसका बेस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव क्या है, आर्बिट्रेशन का मेथड। ठीक है, तो ये मेथड क्या है, बेसिकली कि आप अपने डिस्प्यूट को आउटसाइड द कोर्ट सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे जो आप आर्बिट्रेशन कर रहे हैं ना, ये एक एक्ट से गवर्न होता है। मतलब ऐसे ही कोई भी आया अपने अनुसार आर्बिट्रेशन कर लिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे भी एक एक्ट है जो इंडिया में हो रहे आर्बिट्रेशन को गवर्न करता है। वो एक्ट कौन सा है, द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। ये जो एक्ट था वो बेसिकली गवर्नमेंट ने सिर्फ इसलिए बनाया था कि बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो कोर्ट के लफड़े में पड़ के अपने सालों को बर्बाद कर देती थी, सालों साल बर्बाद कर लेती थी। ठीक है, तो ये जो एक्ट था, ये बेसिकली उन पार्टीज के टाइम को सेव करता था जो कोर्ट में जाकर के बर्बाद कर रहे होते थे। बहुत सारे पैसे भी बर्बाद हो जाते थे। तो अब कोर्ट रूम में जाकर के पैसे बर्बाद करना और टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप कोई ऑल्टरनेटिव का सहारा ले लें, और इसीलिए ये एक्ट बनाया गया, किसको गवर्न करने के लिए, आर्बिट्रेशन को गवर्न करने के लिए। अब आप बोलोगे मैम सारे केसेस क्यों नहीं आर्बिट्रेशन से सॉल्व हो जाते हैं, क्यों हम लोग कोर्ट रूम में जाते हैं। तो सारे केसेस आर्बिट्रेशन से सॉल्व नहीं हो सकते। तो अभी इसमें हम ये भी पढ़ने वाले हैं आगे चल के कि कौन कौन से ऐसे मैटर हैं जो आर्बिट्रेशन में सॉल्व हो सकते हैं और कौन कौन से मैटर आर्बिट्रेशन में सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, तो हर मैटर सॉल्व नहीं हो सकता, कुछ के लिए कोर्ट जाना ही पड़ता है, लेकिन जो सॉल्व हो सकते हैं आर्बिट्रेशन के थ्रू, उनके लिए टाइम वेस्ट करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
तो अब ये जो आर्बिट्रेशन है बेसिकली इसका जो मतलब शुरुआत होता है ना, वो किससे होता है? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट से होता है। मतलब कि एक अग्रीमेंट में दोनों ही पार्टीज को आना होगा, उसके बाद ही आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शुरू होती है। ठीक है, तो ये जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है वो क्या होता है? तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो होता है वो दोनों ही पार्टीज क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं। ठीक है, in which the contract states that any dispute arising between the parties have to be solved without going to the court with the assistance of a person who would be a neutral person, a third party appointed by both of the parties known as the arbitrator. Arbitration agreement क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट है, मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जो दोनों ही पार्टीज के बीच में होती है। कौन सी पार्टीज? जिनके बीच डिस्प्यूट चल रहा हो, और इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए होते हैं। क्या मुद्दा है, कंप्लेन करने वाले का क्या मुद्दा है, जवाब देने वाले का क्या मुद्दा है, आखिर ये फसाद हुआ क्यों है, ये सारे मुद्दे उसके अंदर लिखे हुए होते हैं। और बेसिकली ये दोनों पार्टीज इस अग्रीमेंट में क्यों आती हैं? ताकि वो कोर्ट में ना जा करके एक न्यूट्रल पार्टी के असिस्टेंस से अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और वो न्यूट्रल पार्टी कौन होता है? वो होता है आर्बिट्रेटर, जो इस डिस्प्यूट के एंगल से उनका जज होता है। ठीक है, आर्बिट्रेटर का एक तरीके से अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले क्या किया जाता है? अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दोनों पार्टीज के बीच में, उसके पहले आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है। आर्बिट्रेटर को जो अपॉइंट किया जाता है दोनों पार्टी मिलके करती हैं। ऐसा नहीं कि एक पार्टी ने कर लिया, दोनों उस सामने वाले को उनसे ऐतराज है, नहीं, दोनों पार्टी आर्बिट्रेटर को मिलजुल करके अपॉइंट करेंगी। दोनों ही पार्टी का म्यूचुअल कंसेंट होगा, किसी को उनसे आपत्ति नहीं होगी, तो ही वो पर्सन क्या बनेगा? आर्बिट्रेटर बनेगा। और उस आर्बिट्रेटर के प्रेजेंस में ही ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, they should also state who should select the arbitrator regarding the kind of dispute the arbitrator should give decision on the place where the arbitration would be take place. अब कौन सेलेक्ट करेगा? एक पार्टी भी सेलेक्ट कर सकती है, दोनों पार्टी मिलके भी सेलेक्ट कर सकती है। बस एक मुद्दा है कि किसी को भी उस आर्बिट्रेटर से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और वो जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होकर के आता है वो ये डिसाइड करता है कि कौन से प्लेस पे आर्बिट्रेशन होगा, किस लैंग्वेज में होगा। पहले तो पार्टी खुद कहती है, अगर पार्टी जहां की होती है उस हिसाब से प्लेस डिसाइड होता है। अदरवाइज पार्टीज ने कुछ भी मेंशन नहीं करा है कि कहां आर्बिट्रेशन का पूरा प्रोसीडिंग चलेगा, तो ये किसके पास पावर होता है? आर्बिट्रेटर के पास होता है कि किस प्लेस पे आर्बिट्रेशन फाइनली प्रोसीड होगा। ठीक है, ये सब कुछ आर्बिट्रेटर के आने के बाद डिसाइड होता है। और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं और बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के अंदर डाले हुए रहते हैं। अब देखिए, अब इस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को ना दोनों ही पार्टीज को साइन करना पड़ता है। The decision taken by the arbitrator regarding any issue is binding on the both party as stated by the agreement. इस एग्रीमेंट में क्लियर कट लिखा होता है और उस पे पार्टी को साइन करना पड़ता है कि जो भी इस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग आर्बिट्रेटर का डिसीजन होगा वो दोनों ही पार्टी के लिए मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि बाद में आप बोल दोगे कि नहीं मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा उस एग्रीमेंट पे कि जो भी फाइनल डिसीजन निकल करके आएगा वो मेरे लिए मान्य होगा। ठीक है, in any event where one party decide that an agreement must be made prior to entering the contract, it can be stated that the agreement was made to deviate from hassle of the court. ये सब क्या होता है? ये सारे एग्रीमेंट प्रोसीडिंग के पहले हो जाते हैं ताकि हम कोर्ट रूम के जो हेजल्स है ना उनसे दूर रह सके। ये एग्रीमेंट बेसिकली क्यों किया जाता है? ताकि आपको कोर्ट कचहरी का ज्यादा चक्कर ना लगाना पड़े। ठीक है, अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, देयर मस्ट बी डिस्प्यूट दैट शुड बी टेक प्लेस। कोई ना कोई डिस्प्यूट होना चाहिए। मतलब आर्बिट्रेशन क्यों होता है? बेसिकली किसी न किसी विवाद को सुलझाने के लिए होता है। अगर विवाद ही नहीं होगा तो ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का क्या मतलब बनता है? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्प्यूट मैंडेटरी है उस जगह पे होना कि हाँ ये मुद्दा दो पार्टीज के बीच में हुआ है, तो ही एग्रीमेंट जो होगा वो क्या होगा? वैलिड होगा। अगर डिस्प्यूट का प्रेजेंस नहीं है दो पार्टीज के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि अगर
डिस्प्यूट ही नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट किस बात का। अगर पार्टीज ने ऑलरेडी भी डिस्प्यूट को सेटल कर लिया है बिना आर्बिट्रेशन के ही, तो फिर इस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का भी कोई मुद्दा नहीं बनता, मतलब कोई मैटर ही नहीं बनता। अब जब पहले ही आपने सेटलमेंट कर लिया है तो फिर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का क्या मतलब बनता है। नेक्स्ट क्या है एसेंशियल एलिमेंट्स, कि ये जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए वो रिटन होना चाहिए, मस्ट बी इन रिटन, ठीक है, ये मैंडेटरी है क्योंकि ओरल की कोई वैल्यू नहीं होती है। थर्ड एसेंशियल क्या है आपका, कि इंटेंशन होना चाहिए, दोनों ही पार्टीज जो हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर रही हैं उनका इंटेंशन होना चाहिए कि वो आर्बिट्रेशन से इस मुद्दे को सॉल्व करवाना चाहते हैं, चाहे वो बोले या ना बोले, रिटन में दे या ना दे, लेकिन उनकी नीयत होनी चाहिए कि वो इसको सॉल्व करवाना चाहते हैं। और कैसे, आर्बिट्रेशन के थ्रू, है ना। Therefore, it is necessary to note that the intention of both parties play a very important role in such an agreement. However, one should keep in mind that even if the words have been not mentioned, the intention must show that the both parties have agreed to come to the terms with the arbitration agreement. दोनों का नियत होना चाहिए, और नियत ऐसा होना चाहिए कि जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में हैं उन सब को मानने का और उन सब को फॉलो करने का नियत पार्टीज में होना चाहिए। बहुत एसेंशियल एलिमेंट्स है। नेक्स्ट क्या है कि ये जो आपका आर्बिट्रेशन का अग्रीमेंट है उसमें पार्टीज का सिग्नेचर बहुत मैंडेटरी है। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, जो भी चीजें लिखी गई हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट अटैच किए गए हैं, उन सब पे पार्टीज का सिग्नेचर, यानी इस अग्रीमेंट पे होल एंड सोल पार्टी का सिग्नेचर होना जरूरी है। ये भी मैंडेटरी है ताकि ये चीज क्लियर हो जाए कि जितनी भी चीजें इसमें बताई गई हैं, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं, उन सब को पार्टीज एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, ठीक है। नहीं तो बाद में फिर मुकर जाएंगे, भाई मैंने तो एक्सेप्ट किया नहीं था, ये तो ऐसे ही लिख दिया गया। तो आपका सिग्नेचर होगा, दैट मीन्स कि आपने इन सभी चीजों को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। ये तो हमारे कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए, लाइक 3 या 4 कुछ इस तरीके से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ये तो इंपॉर्टेंट वाले हो गए, लेकिन कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी होते हैं जो एग्रीमेंट में अदर देन एसेंशियल एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन चीजें हैं, देखिए क्या, कि ये जो अग्रीमेंट बनाया जाता है उसके अंदर ये भी दिया हुआ होता है कि आर्बिट्रेटर को किस तरीके से अपॉइंट किया गया, मतलब प्रोसीजर क्या था, ठीक है। तो इस आर्बिट्रेशन एक्ट में प्रोसीजर भी बताया गया है कि किस तरीके से आपको एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना है। तो ये जो अपॉइंटमेंट होता है आर्बिट्रेटर का, वो पार्टीज खुद करती हैं, दोनों का अग्रीमेंट होता है, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल कंसेंट से होता है, मतलब कि दोनों पार्टी अगर एग्री हैं तो ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है, मतलब किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए उस पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर से, तो ही वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा, अदरवाइज नहीं होता है। यही मेन प्रोसीजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। आपका अगर एग्रीमेंट सपोज कीजिए इंग्लिश में है और 2 पार्टीज में से एक पार्टी को जरा भी इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो क्या ये जो कम्युनिकेशन गैप है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि सामने वाली पार्टी आपके इंग्लिश में लिखे गए टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं समझ पाएगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो लैंग्वेज बहुत बड़ा की रोल होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी भी ऐसे लैंग्वेज में ना हो जो कि कोई भी पार्टी समझे नहीं, ऐसे लैंग्वेज में होना चाहिए जो दोनों ही पार्टी समझ सकें, ठीक है। कहीं भी किसी भी तरीके का लैंग्वेज की वजह से कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जो भी पार्टीज एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हैं, ऐसे लैंग्वेज को चूज कीजिए जो दोनों ही पार्टी समझ सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नंबर एंड क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर। ये जो एक्ट है वो ये क्लियर कट डिटरमाइन नहीं करता कि आर्बिट्रेटर की संख्या कितनी होनी चाहिए, लेकिन एक चीज फिक्स करता है कि आर्बिट्रेटर कभी भी इवन नंबर में नहीं होना चाहिए, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 की संख्या में नहीं होना चाहिए। आर्बिट्रेटर कभी भी ऑड नंबर में होगा। अब बता दूं कि इवन नंबर में क्यों नहीं होगा, तो इवन नंबर में इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर मान लो कि 4 लोग हैं, ठीक है, 4 में से कभी भी सही, मतलब जब वोटिंग वाला फैसला आने का बात होगा ना, तो वो इवन नंबर में ही फैसला आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं 50-50 वाली चांसेस हो जाएगी। लेकिन अगर ऑड नंबर में होगा तो डिसीजन आने में आसानी होती है, मत जो आता है आर्बिट्रेटर का वो उसमें आसानी होती है ऑड नंबर
आने में, इसलिए हम ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर को ही चुनते हैं अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। ये एक्ट कहता है इवन नंबर नहीं होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर पार्टीज डिसाइड करेंगी और उन पे डिपेंड करता है कि वो कितना रखना चाहते हैं, ठीक है। और क्वालिफिकेशन भी जो है वो मतलब उस जिस मैटर के लिए आर्बिट्रेशन में लोग आए हैं उससे कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का क्वालिफिकेशन मैच करता हो, उसको उसका अच्छा खासा नॉलेज हो, तभी वो आर्बिट्रेटर बन सकता है। नेक्स्ट क्या है, वो तो पार्टी डिसाइड करती हैं, कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन किस टाइप का आर्बिट्रेशन चूज करना चाहते हैं पार्टीज पर डिपेंड करता है, इंस्टीट्यूशनल और एडहॉक, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल का मतलब सपोज कीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं और किसी एक पर्सन के साथ आपका कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो आप डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए पर्सनल लेवल पे दोनों एक दूसरे के साथ पर्सनल लेवल पे आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं, या फिर आप जिस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहां पे भी रिड्रेसल सेल होता है, उनके आर्बिट्रेशन के थ्रू जाना चाहते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल मतलब आप जहां पे काम करते हैं उनके आर्बिट्रेशन प्रोसेस के थ्रू जाना, और एडहॉक का मतलब पर्सनल अपना खुद का आर्बिट्रेशन प्रोसेस अपनाना, खुद के लिए आर्बिट्रेटर को अरेंज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गवर्निंग लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मतलब ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है उसमें ये भी बताया जाता है कि कौन से ऐसे लॉ हैं जिनको तोड़ने के कारण आप डिस्प्यूट कर रहे हैं, सामने वाले ने कौन सा नियम तोड़ा है और सामने वाला क्या कह रहा है कि आपने क्या नियम तोड़ा है, ठीक है। तो जो सब्सटेंसिव लॉ है जो बेसिकली इस पूरे एग्रीमेंट को गवर्न कर रहा है, वो भी आपको इसमें लिखना जरूरी है कि ये जो आखिरकार डिस्प्यूट हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में, इसका मेन इशू कौन से लॉ से सॉल्व किया जा सकता है, सब्सटेंटिव लॉ क्या है, ये भी आपको अग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखते हैं तो फिर ये आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो आर्बिट्रेटर इसी के थ्रू जाएगा। तो किस टाइप के आर्बिट्रेशन को आप चूज कर रहे हैं ये भी अग्रीमेंट में होगा, कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर आपके होंगे, उनका क्या क्वालिफिकेशन है ये भी होगा, कौन से लैंग्वेज में पूरा का पूरा होगा और क्या क्या प्रोसीजर होगा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपको ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में कंसिडर करने होते हैं। देखिए आगे कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो आर्बिट्रेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो जनरली सारे डिस्प्यूट जो कि एक सिविल कोर्ट में डिसाइड होते हैं, खास करके प्राइवेट राइट्स के, वो सभी आर्बिट्रेशन में रेफर हो सकते हैं, लाइक प्रॉपर्टी का, मनी का, किसी चीज के डैमेज का, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, इन सभी तरीके के जो डिस्प्यूट हैं वो आर्बिट्रेशन के लिए मूव हो सकते हैं। लेकिन कुछ मैटर्स जो नहीं हो सकते, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि मैटर कौन कौन से हैं जो आर्बिट्रेशन में रेफर किए जा सकते हैं, तो आपको लिखना होगा कि वो सारे डिस्प्यूट जो एक सिविल कोर्ट इन्वॉल्विंग प्राइवेट राइट जो वो डिसाइड करता है सिविल कोर्ट, वो सभी चीजें आर्बिट्रेशन में डिसाइड होने के लिए कैपेबल होती हैं, ठीक है। लाइक कोई भी डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का मैटर, मनी का मैटर, डैमेज का मैटर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मैटर, वॉट एवर द मैटर इज लाइक विच कैन बी सॉल्व्ड इन सिविल कोर्ट, वो सभी कुछ आर्बिट्रेशन में रेफर हो सकती हैं। देन आफ्टर आपको लिखना होगा कि कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो आर्बिट्रेशन में सॉल्व नहीं हो सकते। कौन कौन से हैं देखिए, जैसे मैट्रिमोनियल मैटर, अगर डाइवोर्स का केस चल रहा है, इस तरीके का केस कभी भी आर्बिट्रेशन में सॉल्व नहीं होता, वो कोर्ट में ही होता है, ठीक है। गार्जियनशिप का, अगर कोई माइनर है उसके गार्जियनशिप से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है, पर्सन के डिसेबिलिटी का मैटर कुछ चल रहा है, तो वो आर्बिट्रेशन से सॉल्व नहीं हो सकता, है ना। या फिर किसी विल के वैलिडिटी की बात चल रही है कि हाँ भाई ये विल वैलिड है या नहीं, बनाने वाले जिसका विल है उसी ने बनाया है कि नहीं, तो ये सब मैटर आर्बिट्रेशन में सॉल्व नहीं हो सकता। इंसॉल्वेंसी का मैटर कि कोई व्यक्ति एडजस्ट हो सकता है इंसॉल्वेंट या नहीं, ये सब मैटर आर्बिट्रेशन से सॉल्व नहीं हो सकता। कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, किसी ने किसी का खून कर दिया, रेप कर दिया, वो सब केसेस यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकते। चैरिटीज और चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, यहाँ पे कोई इसका मुद्दा नहीं बनता, यहाँ सॉल्व नहीं होगा। या फिर मतलब मोनोपोलीज या फिर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस करने का जो कहानी है वो सब यहाँ सॉल्व नहीं होगा कि आपने मोनोपोली क्रिएट किया है हाँ या ना,
ये जो मुद्दा है, या फिर कोई ऐसा एक्ट किया है लाइक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस आपने परफॉर्म किया है, तो ये मुद्दा यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। कंपनी के डिसोल्यूशन या फिर वाइंड अप का मुद्दा यहाँ सॉल्व नहीं होगा आर्बिट्रेशन के थ्रू। अब देखिए कौन कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो आर्बिट्रेशन के अंदर एंटर कर सकती हैं, पार्टीज हु कैन रेफर टू आर्बिट्रेशन। तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा कि जो एग्रीमेंट में एंटर कर सकती हैं, मतलब जिनके पास लीगल वैलिडिटी है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की। तो हमने क्या देखा था, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में, जो कि सेक्शन 10 to 12 के अंदर था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, कि जो जो पार्टी केपेबल होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, वो सभी पार्टी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में एंटर कर सकती हैं। वो सभी पार्टी आर्बिट्रेशन में रेफर हो सकती हैं जिनके पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, जो कि कैपेसिटी कहां बताया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 to 12 के अंदर। ठीक है, अब देखिए, एवरी पर्सन इंक्लूडिंग अ फॉरेनर हु इज कंपिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट कैन एंटर इनटू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। कोई भी बंदा इंक्लूडिंग फॉरेनर जो कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में आ सकता है। बस वो मेजर होना चाहिए according to the law to which he is subject and must be of sound mind and must not be disqualified from contracting by the law by which he is governed। कोई भी पर्सन जो competent है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग competent है, वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में एंटर कर सकता है। इन शॉर्ट में बोलूं तो, in case of partnership, a partner may enter into an arbitration agreement on behalf of partnership only if he is so authorized in writing by the other partners or in the partnership agreement itself। कोई भी पार्टनरशिप फर्म का अगर अग्रीमेंट चल रहा है, आर्बिट्रेशन का मुद्दा चल रहा है, तो वहां पे एक पार्टनर भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में आ सकता है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप। कब आ सकता है, अगर उसको रिटन अथॉरिटी दे दी गई है सारे पार्टनर्स के थ्रू, या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि ये बंदा आर्बिट्रेशन में हमें रिप्रेजेंट कर सकता है। तो नेक्स्ट कौन आ सकता है, डायरेक्टर या कोई अदर ऑफिसर्स, कोई भी कंपनी का, अगर कंपनी के बिहाफ में कंपनी का कोई मुद्दा चल रहा है आर्बिट्रेशन का, तो वो कंपनी के बिहाफ में कंपनी का डायरेक्टर या कोई की मैनेजेरियल पर्सोनेल जो टॉप लेवल का ऑफिसर है, वो कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर आ सकता है। और ये कब हो सकता है, तब जब उसके एमओए या फिर एओए में इस तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। अगर रिस्ट्रिक्शन डाला गया है कि कोई भी डायरेक्टर या की मैनेजेरियल पर्सोनेल खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता आर्बिट्रेशन में, तो नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो वो कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन एंटर इनटू सच एग्रीमेंट सब्जेक्टेड टू फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरीके के एग्रीमेंट में एंटर कर सकती है अगर डिस्प्यूट कॉन्स्टिट्यूशनल रिगार्डिंग हुआ तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पब्लिक अंडरटेकिंग कैन एंटर इनटू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट लाइक एनी प्राइवेट पार्टी। कोई पब्लिक अंडरटेकिंग जो है वो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में आ सकती है, बिल्कुल किसी प्राइवेट पार्टी की तरह। Such agreement can be with private parties within the country or with foreign parties or foreign state and state agencies। ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग प्राइवेट पार्टी की तरह आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में एंटर कर सकती हैं, वो अग्रीमेंट किसी के साथ भी हो सकता है। प्राइवेट पार्टी किसी इंडिविजुअल के साथ हो सकता है, किसी कंपनी के साथ हो सकता है, किसी फॉरेन पार्टी के साथ भी हो सकता है, या फिर कोई एजेंसी के साथ हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कौन कौन सी पार्टीज हैं जो आर्बिट्रेशन में एंटर कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हु इज एन आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कौन होता है, तो आर्बिट्रेटर कौन होता है, एक प्रोफेशनल होता है जो कि पार्टीज को हेल्प करता है डिस्प्यूट के फाइनल पोजीशन तक आने में। मतलब डिस्प्यूट का फाइनल सेटलमेंट जो पर्सन करता है ना, वो कौन होता है, आर्बिट्रेटर होता है, जिसको कि हम अंपायर या रेफरी भी बोलते हैं। मतलब बीच का रास्ता अपनाने में जो हेल्प करता है, जो बीच में आपको आपके सेटलमेंट करने की कोशिश करता है, और वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जिससे दोनों ही पार्टी को कोई एतराज ना हो। ऐसा ना हो कि फर्स्ट पार्टी कह रही है सामने वाली पार्टी से वो मिला हुआ है, ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। और ऐसा कोई इंडिपेंडेंट पर्सन जो आपके आर्बिट्रेशन के मुद्दे को सॉल्व करे, सेटल करे, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर बोलते हैं। देखिए अब
क्या क्या पावर्स होती हैं आर्बिट्रेटर के पास आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करने के दौरान। तो फर्स्ट क्या है, पावर टू एडमिनिस्टर एन ओथ टू द पार्टीज एंड विटनेसेस। ओथ का मतलब होता है शपथ। The arbitrator has the power to administer the oath to the parties and witnesses. He also could issue interrogation to the parties if he thought it is necessary to do that. दोनों पार्टीज को ओथ दिलाने का पावर किसके पास होता है आर्बिट्रेशन में? तो आर्बिट्रेटर के पास होता है। वो ओथ दिला सकता है, विटनेसेस को ओथ दिलवा सकता है, या फिर अगर जरूरत पड़ी तो पार्टीज को इंट्रोगेट भी कर सकता है जरूरत पड़ी तो। ऐसा कोई प्रोविजन हमारे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, और ये 1996 है, 1996 के अंदर नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो इंट्रोगेट कर सकता है, उसके पास पावर है। देखिए नेक्स्ट है आपका पावर टू टेक इंटरिम मेजर्स। हमारा जो एक्ट है उसके सेक्शन 17 के अंदर क्या दिया जाता है कि जो पार्टीज इन्वॉल्व है ना डिस्प्यूट में, अगर वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के दौरान या फिर फाइनल आर्बिट्रेशन अवार्ड आने के बाद भी अगर उनको कोई सुझाव देना है, मतलब आर्बिट्रेटर को या उनकी टीम को, जिसको कि हम आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, टीम ऑफ आर्बिट्रेटर्स को, तो उनके सामने अगर कोई सुझाव देना है कि आपके इस डिसीजन से सही रहेगा कि हम लोग आपस में सुलह कर लें, और वो सुलह करने का क्या तरीका होगा, अगर वो आप उनके सामने रखते हैं, जो मेजर्स है वो उनके सामने रखते हैं, तो वो उन पर डिपेंड करता है कि वो उन मेजर्स को मानते हैं या नहीं मानते। अगर मान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ये उनका कंप्लीटली पावर है कि वो इंटरिम मेजर्स ले सकते हैं। अगर लॉ के नजर से मुद्दा नहीं सुलझता है तो वो बीच का रास्ता भी अपना सकते हैं मुद्दे को सॉल्व करने के लिए, और इसके लिए जो पार्टीज हैं वो भी आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल के आगे अपने पक्ष को रख सकते हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल पावर क्या है कि वो इंटरिम मेजर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पावर टू प्रोसीड टू एक्स पार्टे। एक्स पार्टे का क्या मतलब होता है, किसी एक पार्टी के फेवर में आर्बिट्रेशन जजमेंट दे सकता है, किसी भी एक पार्टी के फेवर में। अगर दूसरी पार्टी जो है वो कॉन्ट्रवीन करती है किसी भी प्रोविजन को, एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके प्रोविजंस को कहीं भी वो कॉन्ट्रवीन करती है सेकंड नंबर पार्टी, तो किसी एक पार्टी के फेवर में आर्बिट्रेटर के पास पावर है कि वो फैसला दे सकता है। ठीक है, तो कुछ 3 कंडीशंस होते हैं एज पर द सेक्शन 25, जो कि कोर्ट के मैटर में भी ये होता है कि अगर ये तीनों कंडीशंस सामने वाली पार्टी ने फुलफिल कर दिए तो आर्बिट्रेटर जो है वो एक्स पार्टे अवार्ड घोषित कर सकता है, मतलब किसी एक पार्टी के हक में फैसला दे सकता है। ठीक है, अवार्ड का मतलब, आर्बिट्रेशन अवार्ड का मतलब होता है आर्बिट्रेशन से जो फाइनल फैसला निकल के आता है उसको हम आर्बिट्रेशन अवार्ड बोलते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन द क्लेमेंट फेल्स टू कम्युनिकेट हिज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट। अगर जो क्लेमेंट है, मतलब जो क्लेम कर रहा है सामने वाली पार्टी पे, वो कम्युनिकेट करने में, मतलब कि जो क्लेम किया जा रहा है उस क्लेम के एवज में वो फुल प्रूफ चीजें नहीं दिखा पाया, उसके बारे में अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाया, स्टेटमेंट्स वगैरह शो नहीं कर पाया, मतलब कि उसका क्लेम क्या हो गया, वो फेल हो गया। जो वो क्लेम कर रहा था, जिस मुद्दे पे वो लड़ रहा था, उस मुद्दे के रिगार्डिंग उसके पास कोई एविडेंस, कुछ भी प्रूफ नहीं है, बस हवा में बोल रहा है, मतलब कि उसका जो क्लेम है वो फेल हो गया। तो जो सामने वाला बंदा है वो तो ऐसे निर्दोष हो गया, तो उसके फेवर में आर्बिट्रेटर क्या कर देगा, अपना अवार्ड दे देगा। या फिर जो रिस्पोंडेंट है वो फेल हो जाए कम्युनिकेट करने में, मतलब जो क्लेम कर रहा था और सामने से कोई उसको रिस्पोंड करेगा जिसपे क्लेम किया गया है, तो जिसपे क्लेम किया गया है रिस्पोंडेंट, वो अपने आप को सही साबित ना कर पाए, तो साबित नहीं करने के एवज में जो सामने वाली पार्टी होगी, जो क्लेमेंट पार्टी होगी, उसके एवज में फैसला दे दिया जाएगा। और क्या, When any party fails to appear at oral hearing, अगर प्रोसीडिंग चल रही है, आर्बिट्रेशन की हियरिंग चल रही है और उसमें कोई पार्टी फेल हो जाए, मतलब वो आए नहीं, एक बार नहीं आया तो थोड़ी हो जाएगा, एक बार नहीं आया उसको नोटिस गया, 2 बार नहीं आया, नहीं उसको नोटिस चला जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, अगर वो बार बार ही फेल हो गया ओरल हियरिंग में आने से, तो सामने वाले के हक में फैसला आर्बिट्रेटर सुना देगा, उसके पास ये पावर होता है। ठीक है, या फिर
आपने जो क्लेम किया, जो बातें कही और आपको कहा गया कि इसके एवज में आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर के आइए, लेकिन जिस डेट में आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रेजेंट करना था आर्बिट्रेटर के सामने आपने नहीं किया, तो इसको भी अपीयरेंस का फेलियर कहा जाएगा और इस केस में भी सामने वाली पार्टी के फेवर में फैसला चला जाएगा। ये पावर है आर्बिट्रेटर के पास। नेक्स्ट क्या है? पावर टू अपॉइंट एन एक्सपर्ट। हमारा सेक्शन 26 ऑफ द एक्ट कहता है कि आर्बिट्रेटर के पास पावर है कि वो एक या एक से अधिक एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकता है किसी स्पेसिफिक इशू को सॉल्व करने के लिए। अगर केस में नेसेसरी लगता है कि उसके पास पर्टिकुलर ये नॉलेज नहीं है, इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई एक्सपर्ट मुझे अपॉइंट करना पड़ेगा जिसके नॉलेज का इस्तेमाल करके मैं इस केस को सॉल्व कर सकता हूं, है ना। कुछ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के लिए, कुछ मतलब इंस्पेक्शन पर्पस के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर एक्सपर्ट की जरूरत पड़े तो उसके पास पूरा पावर है कि वो ऐसे रेलिवेंट एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकता है और साथ ही साथ जो एक्सपर्ट है वो हियरिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये कब हो सकता है? ये जो अपॉइंटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेटर ही कर सकता है, उसी के ऑर्डर से ये अपॉइंटमेंट होगा और इस एक्सपर्ट के रिगार्डिंग पार्टीज को भी अपना कंसेंट देना पड़ेगा कि उनको भी इनसे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, और ये जो एक्सपर्ट होने चाहिए वो केस से रिलेटेड ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है? पावर टू मेक अवार्ड। फाइनल जो जजमेंट देने का पावर है वो आर्बिट्रेटर के पास ही है। जो जजमेंट फाइनली उनको लगेगा, ये पावर आर्बिट्रेटर के पास है और ये ड्यूटी भी उनकी बनती है कि वो फाइनल जजमेंट दें एज पर द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। मतलब कि आर्बिट्रेशनल अवार्ड जारी करने का पावर किसके पास होता है? आर्बिट्रेटर के पास होता है। फाइनली आर्बिट्रेटर की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं? तो भाई ड्यूटी है कि आप इंडिपेंडेंट रहिए, इम्पार्शियल रहिए, बिल्कुल किसी से आपको कोई मतलब नहीं है, किसी के साथ बायसनेस ना करें, बिल्कुल भेदभाव ना करें, इंडिपेंडेंट रहें और इम्पार्शियल रह के अपनी ड्यूटी को पूरा करें। टू फिक्स अ टाइम एंड प्लेस फॉर आर्बिट्रेशन विच इज कन्वीनियंट टू द पार्टी। उनकी ड्यूटी बनती है कि जो हियरिंग की टाइमिंग होगी, प्रोसीडिंग जो चलेगा उसकी जो टाइमिंग होगी, जो प्लेस होगा आर्बिट्रेशन का, मतलब जहां पे ये पूरी प्रोसीडिंग चल रही होगी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, कुछ भी, तो ये जो प्लेस होगा वो बिल्कुल कन्वीनियंट तौर पे फिक्स किया जाए और कन्वीनियंट देखना है दोनों पार्टीज का कि वो लोग कहाँ पे मतलब चाहते हैं इन सारे चीजों को। ये उनकी ड्यूटी बनती है कि इस कन्वीनियंट को वो समझें। नेक्स्ट क्या है? ड्यूटी टू डिस्क्लोज। जो भी चीजें हैं बिल्कुल क्लियर कट डिस्क्लोज करना उनकी ड्यूटी बनती है, कुछ भी हाइड नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है? ड्यूटी टू इफिशिएंटली रिजॉल्व द डिस्प्यूट। पूरे एफिशिएंसी के साथ आपको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आपको नेग्लिजेंस दिखाना है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपना 100% देकर के डिस्प्यूट को सॉल्व करें। नेक्स्ट, ड्यूटी टू डिटरमाइन द रूल्स फॉर द प्रोसीजर। क्या रूल्स होंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे पूरे प्रोसीजर के, मतलब किस तरीके से ये पूरा आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर चलेगा, इसको पूरा का पूरा डिटरमाइन करने का जो ड्यूटी होता है वो किसके पास होता है? आर्बिट्रेटर का होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए, क्योंकि मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ, टाइम बहुत कम है, नंबर ऑफ सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो अगर आप सजेस्ट करेंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा वीडियो बनाना। ठीक है, चलो फिर, बाय बाय, सी यू।